जय हिंद। मां भारती के चरण कमलों में नमन करते हुए मैं सेकेंड ऑफिसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एडीजी मेजर जनरल मंजीत कुमार तथा एनसीसी ग्रुप मुख्यालय बर्दवान के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राकेश शर्मा के तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ऑनलाइन सभा से जुड़े एनसीसी निदेशालय राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम के समस्त अधिकारी, सहकर्मी तथा कैडेट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि 25 से 30 जनवरी 2021 तक चलने वाला यह संगोष्ठी आपका मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और भावनात्मक ज्ञान में अवश्य वृद्धि करेगा। अब मैं अपना वक्तव्य पश्चिम बंगाल और सिक्किम निदेशालय का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, अच्छी प्रथाएं, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों का विश्लेषण करूंगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम दो राज्यों से मिलकर बना है। इसका मुख्यालय न्यू अलीपुर कोलकाता में स्थित है। यह कोलबी फोर्ट विलियम, कोलसी, न्यू अलीपुर, कल्याणी, खड़गपुर, बर्दवान, दार्जिलिंग सहित 6 ग्रुप हेडक्वार्टर्स तथा 52 बटालियन से मिलकर बना है। मैं अपना व्याख्यान को 2 भागों में पूरा करूंगा। पहला भाग पश्चिम बंगाल और दूसरा सिक्किम। पश्चिम बंगाल का भूगोल। पश्चिम बंगाल अपने नाम के विपरीत भारत के पूर्वी भाग में 88,853 वर्ग किलोमीटर के भूखंड पर फैला है। इसके उत्तर में सिक्किम, उत्तर पूर्व में आसाम, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा उड़ीसा, पश्चिम में बिहार तथा झारखंड है। गंगा यहां 2 शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसे पद्मा कहते हैं। दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर भागीरथी तथा हुगली नामों के साथ बहती है। उपरोक्त सभी शाखाएं दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी का मुहाना विश्व का सबसे बड़ा मुहाना है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। उत्तरी पर्वतीय भाग में तीस्ता, महानंदा, तोरसा आदि नदियां बहती हैं। पश्चिम पठारी भाग में दामोदर, अजय, कंसाबाती आदि प्रमुख नदियां हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। यह 23 जिलों, 295 विधानसभा, 32 लोकसभा और 16 राज्यसभा की सीटों से मिलकर बना है। वर्तमान में यहां 20 मई 2021 से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। इसके राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यहां की राजभाषा बंगाली और अंग्रेजी है। यहां की वर्तमान जनसंख्या 9 करोड़ 10 लाख है। पश्चिम बंगाल का इतिहास 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में गुप्त काल के दौरान महासेन गुप्त का सेनापति
शशांक ने बंगाल में गौड़ वंश की स्थापना की। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल पर इस्लामी शासन का प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। सन 1911 में बंगाल को पुनः एक कर दिया गया, लेकिन भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया। सन 1947 में पुनः यह दो भागों में विभाजित हो गया। मुस्लिम प्रधान पूर्व बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, तथा हिंदू प्रधान पश्चिम बंगाल, जो आज का भारतीय बंगाल है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था, यह मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है। दार्जिलिंग को छोड़कर अन्य सभी भागों में धान की खेती होती है। यह देश के 14% चावल का उत्पादन करता है। जूट यहां की दूसरी प्रमुख फसल है। इसके अलावा गेहूं, आलू, आम, केला आदि यहां की प्रमुख फसलें हैं। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी अपनी चाय के लिए दुनिया में मशहूर है। दार्जिलिंग में संतरा, सेब, अनानास, इलायची और अदरक का भी उत्पादन होता है। कृषि के अलावा कोयला, लोहा, मोटर गाड़ी, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, पर्यटन आदि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पादन का लगभग छठा हिस्सा पश्चिम बंगाल से आता है। पश्चिम बंगाल की ताकत किसी भी देश, राज्य या परिवार की ताकत 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, उसके सांस्कृतिक संसाधन, दूसरा प्राकृतिक संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। अब मैं इन तीनों संसाधनों का वर्णन करूंगा। पश्चिम बंगाल राष्ट्रवादी चेतना के अग्रणी महान नायकों की जननी थी, जैसे अरविंद घोष, प्रख्यात योगी एवं दार्शनिक, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाने वाले महानायक, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा विवाह तथा नारी शिक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नायक, स्वामी विवेकानंद सन 1993 के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में सनातन धर्म के मूल संस्कार वैश्वधव कुटुंबकम से पूरे विश्व को अवगत कराने वाले योगी, खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को मात्र 19 साल की उम्र में भारतवर्ष की आजादी के लिए फांसी पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाया, आजाद हिंद फौज के संस्थापक तथा भारत का राष्ट्रीय नारा जय हिंद के उद्बोधन करने वाले वैश्विक नेता थे। पश्चिम बंगाल महान समाज सुधारकों, लेखकों, कवियों का भी गढ़ रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता तथा भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने
बोलपुर में शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। पश्चिम बंगाल पर्यटन स्थलों से भरा राज्य है, जैसे कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, जिसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, अजायब घर, चिड़ियाखाना, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, कालीघाट, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता मेट्रो और जल्द ही आप लोग पानी के अंदर दौड़ने वाली मेट्रो आदि भी यहां पर देखेंगे। दीघा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित शानदार समुद्री तटों वाला शहर है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे तथा चाय के बागान सैलानियों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। सिलीगुड़ी, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के पर्वतीय शहर हैं, जहां पे सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरी वृक्षों और बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल खाड़ी के संगम पर स्थित कालीघाट मां काली का मंदिर, जिसके नाम पर कोलकाता का नाम पड़ा है। तारापीठ प्रसिद्ध शक्तिपीठ, बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, आदि हिंदुओं का लोकप्रिय धर्म स्थल भी पश्चिम बंगाल में ही है। बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा वन जीव अभयारण्य आदि जानवरों के संरक्षण का प्रमुख स्थल है। पश्चिम बंगाल में मानव संसाधन को विकसित करने वाले अनेक वैश्विक मानक के शैक्षणिक संस्थान भी उपलब्ध हैं, जैसे कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय, भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान शिवपुर, जादवपुर विश्वविद्यालय, जो भारत में प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला विश्वविद्यालय है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, IIM कोलकाता आदि पश्चिम बंगाल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। प्राकृतिक संसाधन पश्चिम बंगाल प्राकृतिक संसाधन से भी संपन्न राज्य है। उत्कृष्ट जलमार्ग जैसे कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, स्थल मार्ग, रेलवे, और आपको जानकारी होगा कि GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो हावड़ा से दिल्ली तक बनी थी शेरशाह सूरी द्वारा, और वायु मार्ग जैसे दमदम एयरपोर्ट, सिलीगुड़ी एयरपोर्ट आदि द्वारा यह पूरे भारत तथा विश्व से संयुक्त है। खेती के लिए उपयुक्त जलोढ़ मिट्टी और जलवायु इसे चावल, मछली, जूट, आलू, लीची, चाय आदि के उत्पादन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। भारतीय लौह और इस्पात कंपनी बर्नपुर आसनसोल भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह और इस्पात उद्योग है। यह जूट निर्माण में देश का पहला और अग्रणी निर्माता है। राज्य में प्रमुख रूप से डोलोमाइट, चूना पत्थर, अवरक, लोहा और कोयला आदि खनिजों का खनन किया जाता है। मानव संसाधन पश्चिम बंगाल के प्रशिक्षित और विकसित मानव संसाधन की छाप पूरे विश्व में दिखाई पड़ती है। जैसे जगदीश चंद्र बोस, भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने
उत्तेजनशीलता पौधों पर डेस्मोडियम और लाजवंती मिमोसा पुडिका पर खोज किया था, जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशी पर कार्य किया था। नाइट्राइट्स का मास्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रोफेसर थे, जिन्होंने देश में रसायन उद्योग की नींव डाली थी। मेघनाथ साहा नाभिकीय संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक तथा थर्मल आयनीकरण सिद्धांत के प्रवक्ता। सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की थी। मदर टेरेसा, मिशनरी ऑफ चैरिटी की संस्थापक, सन 1979 में नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित समाज सेविका थी। सौरव गांगुली, भारतीय राष्ट्रीय टीम के सबसे महान कप्तानों में से एक तथा बायां हाथ के मध्यम क्रम तथा अच्छे ओपनर बल्लेबाज थे। वर्तमान में वे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। अमर्त्य सेन, जिन्होंने 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न से सम्मानित भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री हैं। पश्चिम बंगाल की कमजोरियां। बहुत कम में संतुष्ट होना, आराम तलब जीवन यापन। बंगाली मुख्यतः दिन में खाना खाने के बाद सोना पसंद करते हैं। आम भारतीयों की धारणा है कि बंगाली कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। अन्याय बर्दाश्त न करना, फलस्वरूप हुज्जत करना अर्थात क्लब संस्कृति में विश्वास रखना। उद्योग विरोधी होने का दाग। अत्यधिक उग्र राजनीतिक जागरूकता। आप स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर के आज तक देखते होंगे कि यहाँ पे राजनीतिक हिंसाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो उग्र राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास, अत्यधिक मजदूर संगठनों का होना आदि पश्चिम बंगाल की प्रमुख कमजोरियां हैं जो विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। पश्चिम बंगाल के अवसर। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां। पश्चिम बंगाल में कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त कृषि जलवायु परिस्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल दुनिया भर के सैलानियों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त यातायात के साधन। कोलकाता के वाणिज्य केंद्रों का निर्माण, कोलकाता के आसपास वाणिज्य केंद्रों का निर्माण, उद्योग की स्थापना और विस्तार के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। बौद्धिक और प्रशिक्षित मानव संसाधन की अधिकता राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। अवसर के साथ साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य खतरे भी हैं, जैसे विदेशी घुसपैठी। बांग्लादेश का बॉर्डर सटा होने से बांग्लादेश से अधिकांश घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आते हैं, जो पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा प्रमुख कारण जो है, खतरा जो है, केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से स्थापित द्वंद्व
1970 के बाद जब कांग्रेस का राज्य यहां से समाप्त हुआ, उसके बाद यहां पे केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से द्वंद्व चल रहा है। माओवादियों का बढ़ता प्रभाव, नक्सलबाड़ी आपने नाम सुना होगा, उसका जन्मदाता पश्चिम बंगाल ही था और पनपता क्षेत्रवाद, ये मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के खतरे हैं। अब मैं अपने दूसरे राज्य सिक्किम पर आता हूं। सिक्किम का भूगोल पूर्वोत्तर में 7096 वर्ग किलोमीटर के भूखंड पर फैला यह भारत का पर्वतीय राज्य है, जो गोवा के पश्चात क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। अंगूठे के आकार का पश्चिम सिक्किम, पश्चिम में नेपाल, उत्तर पूर्व में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। 8 पहाड़ी दर्रे सिक्किम को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं। कंचनजंगा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ तीस्ता और रंगित दो मुख्य नदियां बहती हैं। यह हिम पर्वतों, झीलों तथा गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी गंगटोक है। वर्तमान में 4 जिलों, 32 विधानसभा, 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीटों से मिलकर बना है। इसके राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद तथा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी, गोरखा खस, लेप्चा, भूटिया, लिंबू तथा हिंदी है, परंतु लिखित व्यवहार में अंग्रेजी का ही उपयोग होता है। हिंदू और ब्रजियान बौद्ध धर्म यहाँ के प्रमुख धर्म हैं। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 6,10,577 है। यह भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम का इतिहास। सिक्किम का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 3 बौद्ध भिक्षुओं ने सन 1642 ईस्वी में फुंग तो सोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा घोषित किया, तथा सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई, जिसके बाद नमग्याल वंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज किया। 1835 में अंग्रेजों ने इसे भारत के साथ मिला लिया। 1947 में भारत की आजादी के समय यह भारत में विलय से अस्वीकार कर दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान किया। राजनैतिक अस्थिरता के चलते 10 अप्रैल 1975 को यह भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना। सिक्किम की अर्थव्यवस्था। संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण प्रदेश का अधिकतर हिस्सा खेती के लिए अनुपयुक्त है। प्रदेश का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। राज्य की 64% से अधिक आबादी जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ सीढ़ीदार खेतों में पारंपरिक पद्धति से कृषि की जाती है। यहाँ के किसान इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय और पिंसिप आदि की खेती करते हैं। कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन भी जीविकायापन का साधन है। यहाँ लघु कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प आदि भी लोगों के जीवन यापन का दूसरा साधन है। पहाड़ी होने के बावजूद यहाँ पर बहुत औद्योगिक इकाइयां हैं, मुख्यतः पनबिजली सेक्टर और दवाई उद्योग जैसे सन फार्मा। मद्य निर्माणशाला, मद्य निष्कर्षणशाला, चर्म उद्योग, घड़ी उद्योग सिक्किम के मुख्य उद्योग हैं।
राज्य में मुख्य रूप से तांबा, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अवरक, लोहा और कोयला आदि खनिजों का खनन किया जाता है। राज्य में विकास दर 8.3% है, जो दिल्ली के पश्चात राष्ट्र में सर्वाधिक है। सिक्किम की ताकत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वाला राज्य है। यह भारत का पहला जैविक राज्य है, अर्थात ऑर्गेनिक स्टेट, अर्थात रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों मुक्त कृषि होती है। यह भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रदूषण मुक्त परिवेश, अनोखी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता स्थलों आदि विशेषताओं के कारण यह भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। जैसे रूमटेक मठ, पिमंतिसे मठ, फोक्से मठ, पिलिंग मठ, जिंगू झील, खेचोपरी झील, युमथांग गर्म पानी झरना और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीस्ता और रंगित नदियों में वाटर राफ्टिंग लोकप्रिय है। सिक्किम की कमजोरियां: कठिन भूक्षेत्र के कारण यातायात के साधनों का कम विकसित होना। राज्य पूरी तरह से राष्ट्रमार्ग 10 पर निर्भर है, जो भारत के शेष भागों के साथ एकमात्र कनेक्टिविटी है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिर्फ एक लेन वाली इस सड़क पर आवागमन अक्सर बाधित होता है। इससे वस्तुओं की ढुलाई में काफी परेशानी होती है और इसके चलते आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस वजह से राज्य में जीवन यापन की लागत काफी ज्यादा है। सड़कों का भूस्खलन तथा नदी धाराओं द्वारा बाढ़ से ग्रसित होना, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र आदि सिक्किम के विकास की मुख्य बाधक हैं। सिक्किम के अवसर: प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक परंपरा, पर्यटन, राज्य में रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहायक है। स्थानीय युवाओं को ट्रैकिंग, हाइकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे सैलानियों को आकर्षित करने वाले पेशों में आसानी से रोजगार का मिलना। उद्यमिता के लिए स्थानीय क्षमताओं का विकास और उच्च मूल्य प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करने से सिक्किम को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलती है। राज्य में पर्यटन, बागवानी, पुष्प कृषि, जैविक उत्पादकों, फार्मास्यूटिकल्स और विशिष्ट हस्तशिल्प के क्षेत्रों में प्रचुर संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ सिक्किम के कुछ खतरे भी हैं। सिक्किम का मुख्य खतरा तीस्ता नदी की सहायक नदी कनका पर एक कृत्रिम झील बनाने से निचले इलाकों में अचानक बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया है। यहीं पर मेरा व्याख्यान समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाने में मेरा व्याख्यान काफी सहयोग करेगा। मैं पुनः राजस्थान और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सभी सदस्यों, कैडेट्स का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने मेरे व्याख्यान को ध्यानपूर्वक से सुना। धन्यवाद। जय हिंद।